नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, कौन से फटाफट सीरीज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक है परागकण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जब हम बात करें परागकण, भैया इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे? पॉलिन ग्रेन। और ये जो परागकण है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। आपको पता है परागकण में ही बेटा नर युग्मकों का निर्माण होगा। बच्चों जो परागकण होंगे सामान्यतः आपके गोलाकार होंगे, हैप्लॉइड मतलब अगुणित होते हैं। और अगर हम परागकण की प्यारी सी संरचना को देखें तो बेटा आप लोगों को परागकण में बाहर की तरफ क्या मिलेगी बेटा? बाह्यचोल मतलब एक्साइन। और सर इसके आपको भीतर की तरफ मिलेगी बेटा इंटाइन मतलब अंताचोल। और जहां पास ये आप देखोगे बाह्यचोल बेटा अनुपस्थित है या पतली परत के रूप में है, वहां पास भैया छिद्र मिल जाएंगे जिसे आप बोलते हैं बेटा जनन छिद्र या जर्मपोर। जैसा कि आप ये परागकण देख रहे हो, ये परागकण जो है आपको द्विकोशिकी और द्विकेंद्र की अवस्था में दिख रहा है, क्योंकि यहां पास आप देख रहे हो परागकण में आपको दो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। जो छोटी वाली कोशिका होती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका, जनरेटिव सेल बेटा। और जो बड़ी वाली कोशिका है उसको बोलते हैं कायिक या वर्धी कोशिका मतलब वेजिटेटिव सेल। तो भैया इस समय परागकण कितनी कोश की अवस्था में दिख रहा है? सर दो। और केंद्रक भी कितने दिख रहे हैं? सर दो। एक केंद्रक बेटा आपके जनन कोशिका में है और एक केंद्रक आप देख रहे हो वर्धी या कायिक कोशिका में है। प्यारे बच्चों अगर हम परागकण की बात करें तो ये जो परागकण है इसके बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं बेटा? बाह्यचोल मतलब एक्साइन। और ये जो बाह्यचोल होता है ये बेटा मोटी और कठोर बोला जाए सर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये एक्साइन जो है मतलब बाह्यचोल जो है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। यहां से क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में मिल सकता है। इसके अलावा जो भीतरी आवरण है उसे हमने क्या नाम दिया था? अंताचोल मतलब इंटाइन, जो कि आपका पतली और कोमल होगी। और बेटा ये किसका बना होगा? पेक्टोसेलुलोज मतलब पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है बेटा इंटाइन। अब सबसे प्यारा क्वेश्चन जो स्पोरोपोलिनिन है बेटा, इसका जैविक अपघटन नहीं होता। मतलब बोला जाए तो ये आपका क्या है सर? क्योंकि ये बहुत अधिक बेटा प्रतिरोधी है और इस कारण परागकण अच्छी तरह से जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके भैया नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो परागकण है वो आपके जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। लंबे समय तक बेटा अगर ये हमारे पृथ्वी पर रहे, मृदा वगैरह में रहे, तो भैया ये सुरक्षित रहेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि जो परागकण की एक्साइन होती है, बाह्यचोल होती है, वो स्पोरोपोलिनिन है, इसका जैविक अपघटन नहीं होगा, इसलिए भैया परागकण आपके जीवाश्म के रूप में मिल जाते हैं। इसके अलावा बेटा ये प्यारा सा एक और डायग्राम देखो परागकण का, मैंने बनाया भाई, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। तो ये जो भैया परागकण है, ठीक है, परागकण की बेटा ये देखो बाहरी आवरण एक्साइन बेटा, भीतरी आवरण इंटाइन, ठीक है। इसके अलावा इसमें रिक्तिका भी है, कोशिका द्रव है और केंद्रक है। और ये देखो बेटा यहां पास आपकी ये जो एक्साइन है वो अनुपस्थित है, तो यहां पास एक छिद्र दिख रहा है जिसे आप जनन छिद्र या जर्मपोर बोलते हो। और आपको बेटा बता दूं ये जो बेटा परागकण में परागनली बनेगी वो इसी जनन छिद्र से बाहर भी आती है। अब जैसा कि अभी यहां देखो, अभी ये परागकण आप देखो बेटा, इसमें अभी तो आपको एक ही केंद्र दिख रहा है, ठीक है। आगे चलकर बेटा जब इसमें विभाजन होगा तब भैया आपके दो केंद्रक बनेंगे, फिर दो कोशिकाएं वगैरह बनेंगी, अभी वो भी सब डिस्कस करते हैं हम आगे, ठीक है। बच्चों परागकण के जिन स्थानों पर मैं बता चुका हूं एक्साइन अनुपस्थित है या पतली परत के रूप में है, उसे आप क्या बोलते हैं भैया? जनन छिद्र या जर्मपोर, ठीक है। और यहीं से क्या बाहर आती है भैया? पराग नली। एक प्यारा सा क्वेश्चन और, जो द्विबीजपत्री परागकण होते हैं उसमें आपके 3 जनन छिद्र होते हैं बेटा, ऐसे हम लोग ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। और जो एक बीजपत्री पादप के परागकण होते हैं उसमें केवल आपको एक जनन छिद्र मिलेगा, इसको बेटा हम लोग मोनोकॉल्पेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारा सा और जो क्वेश्चन आपके बेटा एग्जाम में आता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास या लघु युग्मक जनन या नर युग्मक जनन। भाई परागकण में नर युग्मक बनेंगे तो कैसे बनेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें जब परागकण में आपको परागनली और नर युग्मक बेटा मिलने लगे हैं, ठीक है, मतलब परागनली पॉलन ट्यूब एवं नर युग्मकों सहित अंकुरित परागकण को हम क्या नाम देते हैं? नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट। और प्यारे बच्चों जैसा कि आप ये डायग्राम में देख भी रहे हो, सुंदर सा डायग्राम सर, ये हमारा परागकण है। परागकण में देखो प्यारी सी सुंदर सी परागनली मिलने लगी है ना। ये देखो आपका परागकण अंकुरित हो गया, परागनली पॉलन ट्यूब आपको दिखाई देने लगी और बेटा देखो इसमें नर युग्मक भी दिखाई देने लगे। तो मैंने यही तो बताया था कि परागनली एवं नर युग्मकों सहित अंकुरित परागकण को, परागनली एवं नर युग्मकों सहित अंकुरित परागकण को हम क्या बोलेंगे भैया? नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो नर युग्मक भी दिख रहा है, परागनली भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये परागनली कहां से बाहर आई है? जनन छिद्र से। पीछे बताया था ना
अब प्यारे बच्चों आगे देखो, ज्यादातर आवर्त बीजीय पादपों की बात करें, ठीक है, तो उनमें जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है बेटा ये दो चरणों में होता है, ठीक है। एक होता है प्रथम चरण, एक होता है द्वितीय चरण। प्रथम चरण कब होगा? परागण से पहले, ठीक है। अभी आपके परागकण परागकोश में ही है, तब बेटा आपका क्या होगा? प्रथम चरण। और जब बेटा परागकोश के फट जाने से परागकण बाहर आ जाएगा तो बेटा आपका द्वितीय चरण। और फिर वो परागकण बेटा कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर, तभी तो बेटा परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। यस, तो सबसे पहले बेटा प्रथम चरण या परागण से पहले, जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा परागकोश है, इसमें बेटा ये क्या है? परागकण। अभी ये परागकण बेटा इस परागकोश में ही है, और ये परागकण में क्या हो रहा होगा बेटा? अंदर अभी इसके आकार और आयतन में वृद्धि हो रही है। ये आपका परागकोश है, इस परागकोश में आपको परागकण दिख रहे हैं, तो ये परागकण के आकार एवं आयतन में वृद्धि हो रही होगी। ओके सर, फिर क्या हो रहा होगा? जो इसका केंद्रक है बेटा, यस, आपको याद है जो मैंने भैया केंद्रक दिखाया था परागकण का, यस, जो मैंने बेटा डायग्राम दिखाया था ना, मैंने कहा था भाई वो मैंने बनाया है सुंदर सा डायग्राम, तो वो जो सुंदर सा डायग्राम था उसमें आपने देखा था भाई परागकण में एक ही केंद्रक था। तो आगे चलकर क्या होता है? वो जो परागकण का केंद्रक होता है बेटा वो आपका विभाजन करेगा, और ध्यान रखना बेटा असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन होगा तो एक केंद्रक छोटा बनेगा, एक केंद्रक बड़ा बनेगा, जाहिर सी बात है। और बेटा ये छोटा वाला केंद्रक किसमें होगा? छोटी वाली कोशिका, जनन कोशिका, और बड़ा वाला केंद्रक किसमें होगा बेटा? कायिक या वर्धी कोशिका में। तो आप मुझे बताओ इस समय ये परागकण कितनी कोश की अवस्था में दिखने लगा? सर द्विकोश की और द्विकेंद्र की अवस्था में। छोटी वाली कोशिका जनन कोशिका, बड़ी वाली कोशिका कायिक या वर्धी कोशिका, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका प्रथम चरण या बोले तो सर परागण से पहले हो रहा था, तो यह चरण परागण से देखो पहले हो रहा है, अर्थात कब बेटा? परागकोश के परागकणों के बाहर निकलने से पहले ही, मतलब परागकोश में अभी परागकण है, यस, मतलब परागकोश जो है उसी के अंदर ही बेटा परागकण है अभी, यस। बोलो तो परागकोश से परागकणों के बाहर निकलने से पहले, मतलब अभी परागकण जो है परागकोश से बाहर नहीं निकलने हैं, उसके पहले ही होता है बेटा। मैंने बताया था ना कि भाई वो परागकण अभी परागकोश के अंदर ही है, तो परागकोश के परागकणों के बाहर निकलने से बेटा पहले होगा, ठीक है। और आपने क्या देखा था? परागकणों के आकार एवं आयतन में वृद्धि हो रही थी। फिर बेटा क्या हुआ? वे परागकण का केंद्रक था, उसमें असमान विभाजन हुआ, पूरी एक तरह से बेटा माइटोसिस हुआ, और बेटा फिर आपकी दो असमान कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। छोटी वाली कोशिका को आपने भैया जनन कोशिका, छुटकी वाली कोशिका को क्या बोला था? जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। बड़की कोशिका को क्या बोलबा? वर्धी या कायिक कोशिका। तो छुटकी जनन कोशिका, छुटकी जनन कोशिका, बड़की वर्धी या कायिक कोशिका, बड़की बेटा वर्धी या कायिक कोशिका। फिर आप लोग बेटा ध्यान से सुनो, यहां से भी एक आध क्वेश्चन मिल जाए अगर कि सर ये जो कायिक या वर्धी कोशिका है भैया वेजिटेटिव सेल, पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं ये आकार में बड़ी होगी। शुरुआत में बेटा इसका केंद्रक जो होता है वो गोलाकार होता है, लेकिन बाद में आपका ये अनियमित आकार का भी हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से जनन कोशिका से, आकार में छोटी थी, मैंने बताया था छोटकी छोटकी, यस सर जी, और सामान्यतः आकार में लंबी होकर स्पिंडल शेप भी ये दिखाई देती है, यस। और इसका लंबा आकार जो होता है वो पराग नली में बेटा जनन कोशिका के गति को आसान भी बना देता है, इस वजह से भैया थोड़ा सा स्पिंडल शेप हो जाती है। एक प्यारा सा क्वेश्चन जो यहां से आता है बेटा, 60% आवृत बीजियों में, मतलब 60% जो एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनके परागकोश से जब परागकण बाहर आते हैं, याद रखना बेटा 60% एंजियोस्पर्म में, मतलब 60% आवृत बीजियों में जब परागकोश से परागकण बाहर आया तो बेटा उस परागकण में आपको दो कोशिकाएं और दो केंद्रक मिलते हैं, बता भी चुका हूं, ठीक है। और वो दो कोशिकाओं में नाम बताओ सर जी? छुटकी जनन कोशिका, बड़की वर्धी या कायिक कोशिका, ठीक है। ध्यान रखना उस क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बताओ कितने परसेंट आवृत बीजियों में? 60%। कितने परसेंट बेटा आवृत बीजियों में? 60%। कितने कोश की बेटा? दो कोश की। और कितने केंद्र? द्वि केंद्र की अवस्था में परागकण बाहर आएंगे, ठीक है। मतलब जब परागकण बाहर आएंगे तो बेटा उसमें आपको ये दो कोशिकाएं मतलब एक जनन कोशिका, एक वर्धी या कायिक कोशिका। जनन कोशिका आकार में छोटी और बेटा आपकी वर्धी या कायिक कोशिका आकार में बड़ी। और केंद्रक भी कितने होंगे? दो होंगे, गिन लो बेटा, एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये, क्लियर है। एक जनन कोशिका का केंद्रक, एक वर्धी या कायिक कोशिका का केंद्रक। ओके सर। अब 40%, 60% की बात आपने कर ली, 40% में क्या होगा? तो 40% आवृत बीजियों में परागकोश से जब परागकण बाहर आते हैं उसमें 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक होगा। जो 40% बेटा बच गए आपके आवृत बीजी पादप,
उनके परागकोश के फटने से जब परागकण बाहर आते हैं तो उनमें 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक मिलते हैं। सर उन तीनों कोशिका का नाम बताओ। तो देखो बेटा, 2 आपके होते हैं नर युग्मक, और नर युग्मक बेटा एक प्रकार की कोशिका ही है, उसमें भी केंद्रक वगैरह होता है, कोशिका द्रव वगैरह भी होता है। तो नर युग्मक मतलब कोशिका है बेटा। कितने नर युग्मक? 2 नर युग्मक। तो 2 नर युग्मक, ये हो गई 2 कोशिकाएं, और एक हो गई वर्धी या कायिक कोशिका। तो प्यारे बच्चों कितनी कोशिकाएं होंगे? 3 कोशिकाएं। और केंद्रक तीनों बेटा कितने होंगे? तो एक नर युग्मक में एक केंद्रक, दूसरे नर युग्मक में दूसरा केंद्रक। कितने केंद्रक हो गए? 2। तो 2 केंद्रक ये हो गए बेटा 2 नर युग्मक में, और एक केंद्रक ये हो गया बेटा वर्धी या कायिक कोशिका का। कितने केंद्रक हो गए? 3। तो ध्यान रखना, कितने परसेंट आवृत बीजियों में? 40%। जब परागकोश फटेंगे, परागकोश फट गए, परागकण बाहर आ गए, कितने कोश की अवस्था में? 3। कितने केंद्र की अवस्था में? 3। बोलो खोपड़िया में घुसिंग घुसिंग टन टनाटन। प्यारे बच्चों, यहां पास एक प्यारा सा प्रश्न आपसे और बन सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जो 2 नर युग्मक बन रहे हैं ये कौन सी कोशिका से बने होंगे, तो प्यारे बच्चों क्या आपको यहां पास जनन कोशिका दिख रही है? नहीं भाई। तो सिंपल सा प्रश्न है भैया, ये 2 नर युग्मक बनाने में कौन सी कोशिका ने सहायता किया है? जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। ये भी ध्यान रखना बच्चों। अब आएगा द्वितीय चरण जो कि होता है परागण के बाद। तो इसमें क्या होगा बेटा? पराग कणों के परागकोश से बाहर निकलने के बाद होगा। मतलब जब आपके ये परागकोश फट जाएंगे, फिर परागकण बाहर आ जाएंगे, तब बेटा ये होगा, है ना। तो ये देखो, ये परागकोश है, ये परागकोश फट गया, और फटने के बाद देखो परागकण बाहर आ गए। अब आपका द्वितीय चरण होगा बेटा जी, और इस चरण के दौरान क्या होगी बेटा? पराग नली बनेगी, और ये पराग नली बनने के बाद वर्तिका, आपको पता है स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए ये पराग नली बेटा बीजांड में प्रवेश करेगी, और कायिक कोशिका जो वर्धी कोशिका भी आप इसे कह सकते हो, इसका केंद्रक बेटा पराग नली में आ जाएगा। इस दौरान क्या होगा? जो कायिक कोशिका का केंद्रक है या वर्धी कोशिका का केंद्रक है वो पराग नली में आ जाता है। इसे हम नली केंद्रक बोलेंगे, जो कि बाद में बेटा नष्ट भी हो जाता है। जैसा कि आप ये देख भी सकते हो, ये परागकण बेटा जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, प्यारे बच्चों बहुत प्यारा डायग्राम, एकदम बता ध्यान समझना, ठीक है। ये परागकण है, ये परागकण है, ये कहां पहुंच गया बेटा? ये परागकण देखो पहुंच गया वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पर। अब ये बेटा जो आपका वर्तिकाग्र है, यहां पाए जाते हैं शर्करा युक्त पदार्थ। इस शर्करा युक्त पदार्थ को बेटा अवशोषित किया गया परागकण के द्वारा, और आगे चलकर बेटा देखो ये परागकण से क्या बनने लगी? पराग नली। ये पराग नली बेटा कहां से बाहर आई होगी? ये बाहर आई होगी बेटा जनन छिद्र से परागकण के। और ये देखिए ये पराग नली बेटा आपके वर्तिका, आपको पता है ना ये लंबी से बेटा स्त्री केसर का भाग, ठीक है, नलिकाकार भाग। तो ये स्त्री केसर का भाग लंबा सा जो देख रहे हो बेटा ये वर्तिका है, और इसी वर्तिका से होते हुए देखो ये पराग नली बेटा अंडाशय में जा रही है, और अंडाशय से बेटा होते हुए ये बीजांड के अंदर फिर प्रवेश करेगी बेटा जी, ठीक है। यस, अब आगे ध्यान सुनना, जनन कोशिका का जनन केंद्रक भी आपके पराग नली में प्रवेश करता है। आपको पता है ना सर, जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक है बेटा वो भी पराग नली में प्रवेश करेगा, और वही आपका समसूत्री विभाजन करके देखो क्या बनाता है बेटा? 2 नर युग्मक। तो मैंने आपको बताया था ना कि कौन सी कोशिका बेटा नर युग्मक बनाने में सहायता करेगी? जनन कोशिका। और बेटा देखो इस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया, क्योंकि सर देखो पराग कण की ये देखो बेटा पराग नली बन चुकी है, और आगे चलकर बेटा जनन कोशिका से नर युग्मक भी बन चुके होंगे, मतलब नर युग्मकोद्भिद का विकास हो गया। और सुनो एक प्यारा सा प्रश्न जो आपके नीट एग्जाम में और पूछेगा, बच्चों कुछ पादपों के परागकणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, उन परागकणों को बोलते हैं एलर्जन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से पादपों के परागकणों से एलर्जी होती है? बेटा पार्थीनियम, गाजर घास और चीनोपोडियम। इसके अलावा बेटा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी रोग बेटा श्वसन संबंधी जो रोग हैं जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस आदि भी बेटा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ पादपों के परागकणों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, और इसलिए बेटा इन्हें आजकल पॉलन टैबलेट एवं पॉलन सिरप के रूप में भी आप उपयोग करते हो, और इन उत्पादों को हम लोग दौड़ लगाने वाले घोड़ों और खिलाड़ियों द्वारा बेटा उपयोग करते हुए देख सकते हैं। ये जो होते हैं बेटा ये उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दौड़ लगाने वाले घोड़ों, इसके अलावा भैया जो खिलाड़ी हैं वो आपका भैया इसका उपयोग करेंगे अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा सर पॉलन किट से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, भैया ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण हो
उनके पराग कणों के चारों ओर आपको एक तेली परत मिलेगी, उसे हम बोलते हैं पॉलन किट। जैसे आप ये देखो, ये पराग कण है, तो इस पराग कणों के चारों ओर तेली परत मिलेगी बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन किट। पॉलन किट क्या करता है? पराग कणों को कीटों पर बेटा चिपकने में सहायता कर देगा, पराग कणों को हानिकारक बेटा पराबैंगनी किरणों से बचा लेगा, और इसके पीले रंग के कारण बेटा जो कीट होते हैं वो इसकी ओर आकर्षित भी हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, पराग कण की जीवन क्षमता। बच्चों, जिस समय तक पराग कण आपके सक्रिय मतलब क्रियाशील है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कण का जीवन काल या जीवन क्षमता। एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनाज के पराग कणों की जीवन क्षमता लगभग बेटा कितनी? 30 मिनट तक होती है। जैसे गेहूं, चावल आपके बेटा अनाज वगैरह ही है। इसके अलावा रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी, ये तीनों कुलों का नाम ध्यान रखना, यहां से एक परफेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों, ये जो तीनों कुलों के सदस्य होंगे, ठीक है, उनके पराग कणों की जीवन क्षमता आपके कई महीनों तक होती है। और क्वेश्चन बेटा जो आपके मेडिकल एग्जाम में आ भी चुका है कि पराग कणों का अगर संरक्षण करना है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा, तो बेटा द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और टेम्परेचर तो जरूर ध्यान रख लेना, -196 डिग्री सेल्सियस।